प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है शेपर मशीन टॉपिक पर हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे। शेपर मशीन चैप्टर से हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने जो है डिस्कशन किया था कि जो हमारी रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन के आधार पर जो हमारी शेपर के जो है कितने प्रकार होते हैं। तो जिसमें हमारा पहला था, तो हमारा कौन सा था, क्रैंक टाइप। और सेकंड हमारा था गियर टाइप और हाइड्रोलिक टाइप। ये हमने क्या कहते हैं, जो हमारी रैम की रेसिप्रोकेटिंग मोशन के आधार पर जो हमारी शेपर जो है तीन प्रकार की होती है, क्रैंक टाइप, गियर टाइप और हाइड्रोलिक टाइप जो है शेपर होती है। और जो नेक्स्ट थी हमारी जो है रैम की पोजीशन और चाल के अनुसार, किसकी, रैम की पोजीशन, रैम की पोजीशन और चाल के अनुसार जो है हमारी शेपर इसमें भी कितनी टाइप्स की होती हैं, तीन टाइप्स की होती है। कौन सी, हॉरिजॉन्टल टाइप, वर्टिकल टाइप, ट्रेवलिंग टाइप। कौन कौन सी टाइप होती हैं हमारी जो है, हॉरिजॉन्टल टाइप, सेकंड था हमारा वर्टिकल टाइप, सेकंड हमारा कौन सा था, वर्टिकल टाइप। और नेक्स्ट थर्ड जो हमारा था वह कौन सा, ट्रेवलिंग हेड टाइप। ये क्या होते हैं कि हमारे जो है रैम की पोजीशन और चाल के अनुसार जो रैम होती है शेपर मशीन की, उसके आधार पर भी हमारी शेपर कितनी टाइप्स की होती है, तीन टाइप्स की होती है। और उसके बाद जो हमारी क्या था, टेबल के डिजाइन के अनुसार, तो हमारी जो टेबल के डिजाइन के अनुसार शेपर थी हमारी कितनी प्रकार की थी, टेबल की डिजाइन के प्रकार के अनुसार जो हमारी शेपर कितनी प्रकार की थी, टू टाइप्स की थी। कितने टाइप्स की थी, टू टाइप्स। फर्स्ट थी हमारा स्टैंडर्ड शेपर और सेकंड था हमारा यूनिवर्सल शेपर। यह हमारी किसकी टाइप थी, टेबल की डिजाइन के अनुसार, कि हमारी जो है टेबल की डिजाइन किसके अनुसार होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारी शेपर थी कटिंग स्ट्रोक प्रकार के अनुसार, किसके अनुसार, कटिंग स्ट्रोक के प्रकार के अनुसार भी हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की जो है शेपर होती। पहली होती है हमारी जो है पुश टाइप और दूसरी हमारी थी ड्रा टाइप। कल जो है हम इन सभी पर जो है हमने डिस्कशन कर लिया था कि हमारी जो क्रैंक टाइप शेपर कैसी वर्क करती है, रैम के अनुसार जो है सारी, इन सभी पर हमने जो है डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर करते हैं। तो जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, यह डिस्कशन करने वाले हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में। हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो शेपर मशीन पर जो प्रिंसिपल होता है, यह क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के आधार पर जो है वर्क करता है। तो यह हमारा जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता क्या है। तो बात करते हैं हम लोग जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में। तो क्विक रिटर्न मोशन के मैकेनिज्म को, किसके, क्विक रिटर्न मोशन के मैकेनिज्म को, यह जो हमारे क्या कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की मोशन का जो है ड्राइंग को जो है दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है हमारा दिखाया गया है। इसमें जो जब लिंक को क्या किया गया है, जब लिंक रैम को पीएम पोजीशन, क्या किया गया है, पीएम
एम पोजीशन जो है रैम को जो पोजीशन की दिखाया गया है या पी एम पोजीशन पर दिखाया गया है में होता है, तब रैम अपने स्टॉक पर बिल्कुल बैकवर्ड क्या करता है कि बैकवर्ड पोजीशन में होगा। जब हमारा पीएम पोजीशन जो हमारा रैम का जो पोजीशन दिखाया गया है कि जो ये हमारा मान लीजिए हमारा क्या है कि रैम है, एक तरफ हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा पीएम, तो जो पीएम पोजीशन होगा इसमें क्या होगा कि रैम हमारा जो है बैकवर्ड पोजीशन में होगा। और जब पी एन पर है, जब हमारा क्या होगा कि रैम की जो पोजीशन होगी यह किस पर होगी पी एन पर, किस पर होगी पी एन पर होगी, तो रैम अपने स्टॉक के बिल्कुल फॉरवर्ड पोजीशन पर होगा, किसके बिल्कुल जो है फॉरवर्ड पोजीशन पर होगा। जो यह क्या होगा कि जो इसमें 3 पोजीशन हो गए, यह जो एक हमारा ये जो पी एम मिडिल में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर भी समझ सकते हैं, तो ये हमारी मान लीजिए क्या है कि रैम है, तो इसमें जो जो हमारे क्रैंक पिन से जो लिंक पिन से जो जुड़ा रहेगा रैम, तो यहाँ पर पी हमारा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा और ये हमारा एन एम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा एन। तो जो हमारा पी एम से होगा पी एम से जुड़ा रहेगा तो हमारी जो रैम क्या होगी कि यह पीछे की ओर होगी, और जब हमारा पी एन से रहेगा पी एन से क्या होगा कि यह जो है फॉरवर्ड स्टॉक में होगा, फॉरवर्ड पोजीशन में होगा। पी एम और पी एन क्रैंक पिन सर्किल पर टेंजेंशियल होती है, क्या होती है कि टेंजेंशियल होती है जो क्या होती है कि जो पीएम और पीएन क्रैंक पिन से, जो हमारी क्रैंक पिन क्या करती है रैम को जो हिंजिंग के साथ जो जोड़ती है रैम को, तो उसके साथ क्या करती है टेंजेंशियल होती है, इसीलिए फॉरवर्ड स्टॉक तब बन जाता है, क्या होता है कि तब जो है हमारा फॉरवर्ड स्टॉक जो है बन जाता है जब क्रैंक C1 के C2 को क्या किया जाता है C2 कोण पर से होती है, क्या होती है कि हमारी जो C1 के और C2 से जब हमारी क्या होती है कि रैम जो है C2 कोण से होती है, तो यह जो C1 कोण है और C2 से और K से क्या होती है कि हमारी कोण पर होती हुई घूमती है, तो रिटर्न स्टॉक तब बनता है। तब क्या होता है कि हमारा जो है रिटर्न स्टॉक बनता है। रिटर्न स्टॉक मतलब कि जो हमारा जब रैम जो है क्या करता है तो कटिंग के बाद जो फॉरवर्ड स्टॉक में क्या करता है कटिंग करता है, तो जब रिटर्न स्टॉक में जाता है तो कटिंग प्रक्रिया जो है नहीं करता है, तो जो हमारी के C1 C2 और के C1 के और C2 का जब कोण बनेगा तो हमारा जो है रैम क्या करेगा कि रिटर्न पोजीशन पर जो है तब बनता है। और जब क्रैंक क्या करता है कि क्रैंक जब हमारा जो है C2L C1 C2 ये हो गया हमारा C1 C2L और C1 कोण से होती हुई घूमती है, क्या करती है कोण से होती हुई घूमती है, इससे स्पष्ट होता है कि फॉरवर्ड या कटिंग स्टॉक द्वारा बनाया गया कोण C1 के C2 रिटर्न स्टॉक द्वारा बनाया गया कोण। और जो हमारा रिटर्न जो कटिंग स्टॉक होता है यह जो है क्या करता है कि हमारा जो C2 कोण L और C1 कोण जो है क्या करता है कि हमारा जो है फॉरवर्ड स्टॉक में होता है, और जब हमारा क्या होता है कि C1 के और जो C2 कोण जब बनाता है तो हमारा जो है रिटर्न स्टॉक होता है। C2L C1 की अपेक्षा किसकी की अपेक्षा बड़ा होता है, जो C2 L C1 वह की अपेक्षा क्या होता है कि बड़ा कोण बनाता है। क्रैंक पिन पर किन की एंगुलर स्पीड स्थिर होती है, जो क्रैंक पिन की एंगुलर स्पीड होती है यह कैसी होती है हमारी जो है स्थिर होती है, इसीलिए रिटर्न स्टॉक कम समय में पूरा हो जाता है। क्या होता है कि रिटर्न स्टॉक जो होता है यह हमारा कम समय में पूरा हो जाता है, अतः इसे क्विक रिटर्न मोशन कहते हैं। जो क्या करता है कि रिटर्न स्टॉक जो हमारा क्या होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं क्विक रिटर्न मोशन कहते हैं। कटिंग समय और रिटर्न समय के अनुपात को निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो कटिंग समय होता है और रिटर्न समय, कटिंग समय बटे रिटर्न समय इक्वल टू क्या होता है कोण C1 के C2, यह क्या किसको दर्शाता है हमारी जो है C1, इसमें देखिए C1 के C2 कोण क्या करता है कि हमारा जो है
रिटर्न स्टॉक को जो है दर्शाता है। यह क्या करता है, रिटर्न स्टॉक को जो है, यह रिटर्न स्टॉक को दर्शाता है। यह हमारा क्या करता है कि यह जो इसमें दिया गया है कि, और यह हमारा क्या करता है कि जो है कटिंग कोण जो है फॉरवर्ड स्टॉक को जो है बनाता है। कटिंग समय से रिटर्न समय 2:1 के बीच होता है। जो कटिंग समय होगा, कटिंग समय से रिटर्न समय, कटिंग समय हमारा कितना हो जाएगा, कटिंग टाइम जो है कितना हो जाएगा 2, और जो रिटर्न समय होगा, रिटर्न समय यह कितना हो जाएगा हमारा, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 2:1 के बीच में होता है। और व्यापारिक सीमा, व्यवहारिक सीमा 3:2 होता है, 3:2 होता है। इस मैकेनिज्म की केवल हानि यह है कि कटिंग स्पीड जो क्या होती है कि हमारी कटिंग स्पीड और रिटर्न स्टॉक, रिटर्न स्पीड स्टॉक में सभी जगह यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्या होता है कि सभी जगह जो है यूनिफॉर्म जो है इक्वल बराबर नहीं होता। जब राकर आर्म अधिक दूर होता है, क्या होता है कि जब राकर आर्म जो हमारा होता है अधिक दूर होता है तो यह न्यूनतम होता है। क्या होता है कि तब हमारी जो है न्यूनतम होता है। जब राकर आर्म वर्टिकल होता है तब स्पीड क्या होती है, अधिक होती है। यह होती है हमारी जो है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस कैसे हमारा जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वर्क करता है। इसी के सिद्धांत पर जो हमारा क्या होता है, शेपर मशीन में जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती है, यह जो है वर्क करती है। आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक को हमें किस प्रकार से जो है बदला जाता है। स्ट्रोक के हमें बदलने के लिए जो स्ट्रोक होता है, कटिंग स्ट्रोक, बैक फॉरवर्ड स्ट्रोक और जो है रिटर्न स्ट्रोक, हमारे जो शेपर मशीन में होते हैं कितने, 2 स्ट्रोक होते हैं, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, एक रिटर्न स्ट्रोक होता है। तो इसको हमें क्या करते हैं, किस प्रकार से जो है बदला जाता है। स्ट्रोक को समायोजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक ऊर्जा को कटिंग टूल तक पहुंचाया जा सके। जो ऊर्जा होगी, जो कटिंग टूल होगा, क्या होगा कि हमारी जो कटिंग टूल है, मान लीजिए हमारा क्या है कि जॉब है और ये हमारा क्या है कटिंग टूल है, तो इसको क्या किया जाए कि अधिक से अधिक ऊर्जा के साथ जो है क्या किया जाए कि जॉब तक जो है पहुंचाया जाए, जिससे कि हमारी कटिंग प्रक्रिया और इस प्रकार कार्य को कम से कम संभव समय में किया जा सके, जिससे कि हमारा जो कटिंग प्रोसेस हो यह कम से कम समय संभव में जो है कम से कम संभव समय में जो है किया जा सके। यदि संभव हो तो अगर संभव हो सकता है तो कार्य की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि उसकी सबसे छोटी सरफेस फीड की दिशा के साथ क्या करनी चाहिए, फीड की सीधा दिशा के साथ लाइन में होनी चाहिए, फीड की दिशा के साथ लाइन में होनी चाहिए। तब स्ट्रोक को निम्नलिखित 2 प्रकार से समायोजित किया जाता है। क्या किया जाता है, स्ट्रोक को हम लोग कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है। स्ट्रोक को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 प्रकार से जो है समायोजित किया जा सकता है, मतलब स्ट्रोक को 2 प्रकार से जो है एडजस्ट किया जा सकता है। तो जो हमारे कौन कौन से होते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट है लेंथ ऑफ स्ट्रोक के अनुसार, किसका लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। और जो सेकंड है हमारा यह क्या है, पोजीशन ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक की पोजीशन ऑफ स्ट्रोक। जो हमारा क्या कहते हैं कि जो स्ट्रोक की को बदलना, स्ट्रोक को बदलना हम लोग कितने प्रकार से, 2 प्रकार से करते हैं, स्ट्रोक की लेंथ लंबाई के अनुसार और जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक की पोजीशन के अनुसार। तो स्ट्रोक की लेंथ के अनुसार अगर हम बात करते हैं, स्ट्रोक की लेंथ के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह देख सकते हैं कि हम स्ट्रोक को किस प्रकार से जो है, यहाँ पर देखिए कि स्ट्रोक की लेंथ को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है क्या किया गया है कि हमारे जो है स्ट्रोक की लेंथ को दिखाया गया है। स्ट्रोक की लंबाई काटी जाने वाली सरफेस की लंबाई से लगभग 25 से 30 मिलीमीटर अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 25 से 30 मिलीमीटर अधिक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारी क्या है कि जॉब है, काटे जाने वाली सरफेस, अगर मान लीजिए हमारी क्या है कि कोई ये जॉब है, यह सरफेस को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, जिससे क्या होना चाहिए,
सरफेस की लंबाई लगभग 25 से 30 मिलीमीटर अधिक होनी चाहिए। यहाँ से जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, 25 से 30 मिलीमीटर अधिक होनी चाहिए। क्रैंक पिन को बुल गियर के सेंटर के नज़दीक या दूर करके स्ट्रोक की लंबाई को समायोजित किया जाता है। जो हमारी क्रैंक पिन होती है, क्या होती है, क्रैंक पिन। यहाँ पर जो हमारी क्या है कि क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन को बुल गियर किसके साथ, ये हमारे क्या है कि बुल गियर, बुल व्हील है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, बुल गियर के नज़दीक या स्ट्रोक की लंबाई को समायोजित किया जा सकता है। रैम को अधिकतम बैकवर्ड पोजीशन में पीछे लाया जाता है। रैम को क्या किया जाता है, हमेशा बैकवर्ड पोजीशन में जो है पीछे लाया जाता है, और रैम को की समायोजित की हुई लंबाई रैम की साइड पर स्केल पढ़ा जा सकता है। जो रैम की पोजीशन की लंबाई होती है उस पर क्या होता है कि स्केल स्केल भी बनी होती है, जिसमें क्या किया जाता है कि रीडिंग को जो है दर्शाया जाता है। यह हमारा क्या है कि ये हमारा जो है पीवेट है, जिसके साथ क्या किया जाता है कि हमारा जो है राकर आर्म को क्या किया जाता है कि जोड़ा जाता है, राकर आर्म के साथ जो है जोड़ा जाता है। यहाँ पर जो हमारी क्या है कि क्रैंक पिन है, स्लाइडिंग ब्लॉक, इसमें क्या है कि बीच में हमारा क्या है कि जो है स्लाइडिंग ब्लॉक लगा है, वो कैसा होता है कि यह जो है स्क्वायर पीस के समान जो है होता है। यह हम इस प्रकार से हमें क्या करनी चाहिए कि स्ट्रोक की लंबाई किस प्रकार से हमें जो है रखनी चाहिए, यह हो गई हमारी स्ट्रोक की लंबाई। अगर यह आपको समझ में आया होगा तो अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। तो आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। आपको लगता होगा कि हम जो है पीपीटी के माध्यम से क्यों पढ़ाते हैं, तो जो हमारी ये सभी टेक्निकल भाषाएं जो है ऐसी होती हैं कि बगैर पीपीटी के माध्यम से जो है समझा ही नहीं जा सकता है। इसको समझने के लिए हमें काफ़ी फिर मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए यह जो है पीपीटी के माध्यम से जो इसको समझना आसान होता है। तो हमारी नेक्स्ट जो हमारी क्या है, स्ट्रोक की पोजीशन, हमें स्ट्रोक की पोजीशन को किस प्रकार से जो है सेट करना चाहिए। जब रैम अपनी अधिक बैकवर्ड पोजीशन में होता है, रैम जो होता है यह हमारी मान लीजिए हमारा क्या है जॉब है, और ये हमारी क्या है रैम है। रैम क्या क्या करता है, बैकवर्ड पोजीशन में, बैकवर्ड पोजीशन में रैम क्या कर रहा है कि हमारा जो है पीछे की ओर जा रहा है, किसकी ओर, पीछे की ओर। तब रैम पोजीशन क्लैंपिंग लीवर या नट को ढीला करके कर दिया जाता है, नट को ढीला करके जो है पोजीशन की जो है सेट कर दिया जाता है, और रैम इतना मूव कर जाता है, रैम का क्या क्या करता है कि इतना मूव कर जाता है कि कटिंग टूल कट के प्रारंभ वाले स्थान से, ये कट वाला स्थान है, यहाँ से मान लीजिए हमारा कटिंग स्थान है, इस स्थान से 15 से 20 मिलीमीटर पीछे रहे। ये जो टूल हो ये हमारा कटिंग स्थान है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए कि जो रैम की टूल की दूरी होती है, टूल की जो डिस्टेंस होगी यह कितनी होनी चाहिए, 15 से 20 मिलीमीटर क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। क्लैंपिंग लीवर को फिट फिर टाइट कर देना चाहिए। ये जो स्ट्रोक की बैकवर्ड स्ट्रोक की जो लेंथ होगी, यह जॉब से और टूल के बीच में क्या होनी चाहिए, 15 से 20 मिलीमीटर की दूरी होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या कर देना चाहिए, क्लैंपिंग लीवर को टाइट कर देना चाहिए, और मशीन के एक स्ट्रोक हाथ से लगाया जाता है, मशीन का एक स्ट्रोक क्या किया जाता है, हाथ से लगाया जाता है। कटिंग चिप्स को तोड़ने के लिए कार्य के सामने क्लियरेंस लगभग 5 मिलीमीटर होता है। जो टूल होता है, जो टूल्स के माध्यम से जो चिप्स कटिंग होती है, कटिंग प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो चिप्स निकलती है, चिप्स को तोड़ने के लिए कार्य के सामने क्लियरेंस कितने देना चाहिए, 5 मिलीमीटर का हमें क्या करना, क्लियरेंस करना चाहिए। और अगले कट के लिए अपने आप को पोजीशन में लाने के लिए टूल को समय देने के लिए कार्य पीछे क्लियरेंस 25 से 30 मिलीमीटर होता है। जो पीछे का क्लियरेंस होता है वह होता है हमारा जो है पीछे 15 से 20 मिलीमीटर होता है। यह जो है स्ट्रोक की पोजीशन हो गई कि हमें जो है किस प्रकार से स्ट्रोक की पोजीशन को जो है किस प्रकार से जो है सेट करना होगा। यहाँ तक आपको समझ में आए, ऐसी या नो। आगे की ओर बात करते हैं, शेपर की फीड मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी शेपर की फीड मैकेनिज्म होती है यह किस प्रकार से जो है फीड मैकेनिज्म वर्क करती है।
फीड मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको हम थोड़ा चित्र के माध्यम से जो है विस्तृत करा देते हैं कि हमारी जो है फीड मैकेनिज्म क्या होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो शेपर टेबल फीड मैकेनिज्म, ये क्या है हमारा जो है शेपर टेबल फीड मैकेनिज्म, यह क्या कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है हमारा कनेक्टिंग रॉड, फीड स्क्रू शाफ्ट, ये क्या है हमारा जो है फीड स्क्रू शाफ्ट है, पावेल है हमारा जो टूल है, और ये हमारे क्या है स्पॉकेट व्हील, क्या है स्पॉकेट व्हील, क्रैंक गियर शाफ्ट। तो आइए हम लोग बात करते हैं शेपर फीड मैकेनिज्म के बारे में। हम लोग देखते हैं कि हमारी जो शेपर फीड मैकेनिज्म क्या होती है। जब हॉरिजॉन्टल सरफेसों की मशीनिंग की जा रही होती है, कौन सी हॉरिजॉन्टल, ये मान लीजिए हमारी क्या है कि जॉब है और इधर से हमारा जो है रैम, ये रैम है, तो ये क्या करता है कि ये जो पोजीशन होती है हमारी कैसी होती है कि हॉरिजॉन्टल होती है। तो क्या की जा रही है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे क्या की जा रही है कि हमारी जो मशीनिंग प्रक्रिया की जा रही है। तो टेबल जिस पर कार्य बांधा होता है, टेबल पर क्या होता है कि टेबल जिस पर कार्य, टेबल पर हमारा क्या होता है कि कार्य जो है बंधा रहता है, बंधा होता है रैम के रिटर्न स्टॉक में। कार्य जो रैम का रिटर्न स्टॉक होगा, रैम का जो हमारा रिटर्न स्टॉक होगा मतलब आइडल स्टॉक, रिटर्न स्टॉक में कार्य को कटिंग टूल की ओर ऑटोमेटिक फीड देता है। क्या करता है कटिंग टूल की ओर, जब हमारा कटिंग प्रक्रिया करता है तो यह क्या करता है कि ऑटोमेटिक जो है फीड देता है। जब वर्टिकल फीड की आवश्यकता होती है, क्या होती है कि वर्टिकल फीड की आवश्यकता होती है, तो फीड को डाउन फीड स्क्रू हैंडल को प्रत्येक रिटर्न स्टॉक में हाथ या ऑटोमेटिक घुमाव कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, जो जब हमें क्या करना होता है कि वर्टिकल फीड की आवश्यकता हो, कैसे ये वर्टिकल फीड की आवश्यकता होती है, तो हमें फीड को डाउन फीड स्क्रू हैंडल को प्रत्येक रिटर्न स्टॉक, प्रत्येक जो हमारा रिटर्न स्टॉक है, यह जो क्या होगा कि प्रत्येक रिटर्न स्टॉक में हाथ या ऑटोमेटिक घुमा कंट्रोल किया जाता है। ऑटोमेटिक फीड तभी दी जा सकती है, क्या की जाती है ऑटोमेटिक फीड तभी दी जा सकती है जब शेपर पर ऑटोमेटिक डाउन फीड मैकेनिज्म लगा होता है। ऑटोमेटिक फीड हम तभी दे सकते हैं जब हमारी शेपर मशीन पर ऑटोमेटिक डाउन फीड मैकेनिज्म लगा होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक फीड का प्रयोग जो हम कर सकते हैं। क्रैंक टाइप शेपर पर क्रैंक टाइप शेपर पर ऑपरेटर किया जाने वाला टेबल, जो टेबल होगा क्रैंक टाइप शेपर का जो टेबल होगी, फीड मैकेनिज्म का बेसिक सिद्धांत दिया जाता है। किसका फीड मैकेनिज्म का क्या किया जाता है कि बेसिक सिद्धांत को जो है दिया जाता है। गियर ए को क्रैंक गियर शाफ्ट के साथ जोड़ा जाता है। गियर ए को क्या किया जाता है क्रैंक गियर शाफ्ट के साथ जो है जोड़ा जाता है, जबकि रैम को रिटर्न स्टॉक के लिए क्रैंक गियर को घुमाया जाता है। रिटर्न स्टॉक के लिए क्या किया जाता है क्रैंक गियर को जो है घुमाया जाता है, तो फिर ए 140 डिग्री घूमता है। क्या करता है कि जो ए है हमारा, ए क्या है क्रैंक गियर शाफ्ट क्या करता है कि 140 डिग्री घूमता है। यह गियर बी को 140 डिग्री घुमाती है, बी को क्या करती है 140 डिग्री घुमाती है और कनेक्टिंग रॉड को तीर की दिशा में मूव कराती है। क्या कराती है जब हमारा गियर बी को 140 डिग्री पर हमें क्या करना होता है घुमाना होता है, घुमाती है। तो और कनेक्टिंग रॉड को क्या करता है, जो हमारा कनेक्टिंग रॉड को तीर की दिशा में मूव कराती है। इससे पाल द्वारा इस रॉकेट व्हील घूमता है। क्या करता है पाल द्वारा जो है क्या करता है इस पर रॉकेट जो है हमारा घूमता है। इस पर रॉकेट व्हील टेबल क्रॉस फीड स्क्रू शाफ्ट के साथ की के द्वारा जुड़ा होने के कारण क्या होता है कि जुड़े होने के कारण रैम के रिटर्न स्टॉक में टेबल को भी चलाता है। क्या करता है रिटर्न स्टॉक में टेबल को भी जो है चलाता है। कनेक्टिंग रॉड को गियर बी क्या करता है कनेक्टिंग रॉड को गियर बी के सेंटर से जितना अधिक हटाकर सेट कर सकते हैं।
जो कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड को क्या करेंगे, सेंटर से जितना अधिक हटा सकते हैं पाल उतनी ही अधिक दूर चलता है। पाल क्या करता है कि उतनी दूर अधिक चलता है और अधिक फोर्स फीड देते हैं, और अधिक फोर्स फीड हम लोग जो है दे सकते हैं। यहाँ पर यह हमारा जो है पॉल है, पाल। यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉकेट व्हील, ये क्या किया जाता है कि हमारे स्पॉकेट व्हील है, क्रैंक गियर सॉफ्ट, क्रैंक गियर सॉफ्ट ये है, और जो है फीड, और जो हमारा क्या है कि कनेक्टिंग रॉड भी, ये हमारा क्या है कनेक्टिंग रॉड भी है, फीड स्क्रू सॉफ्ट, यह क्या है हमारा कि जो है फीड स्क्रू सॉफ्ट है। आगे की ओर बात करते हैं तो ये हमारा जो सेपर फीड मैकेनिज्म है, यह आप सभी को जो है समझ में आया या नहीं समझ में आया, यहाँ से भी जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि हमारा जो है आपको जो है समझ में आया होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को जो है समझ में आया होगा। आगे की ओर बात करते हैं कटिंग स्पीड, किस पे, कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो शेपर मशीन में कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट हम किस प्रकार से जो है वर्क कर सकते हैं कि हमारा जो है कार्य करता है। शेपर पर प्रयोग किए जाने वाली कटिंग स्पीड जो क्या होती है कि हमारी जो शेपर पर कटिंग स्पीड का प्रयोग करते हैं वह निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। जो कटिंग स्पीड क्या होती है वह निम्नलिखित कारणों के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। जैसे कट की गहराई, कि हमें कट की गहराई के अनुसार जो है हमें कटिंग फीड को जो है निर्धारित करना है। फीड की मात्रा, की फीड को हमें किस प्रकार से देना है। मशीन किए जाने वाले मटेरियल, जो हमारी मशीनिंग, जिस मटेरियल पर हम मशीनिंग प्रक्रिया करेंगे उसके आधार पर, या प्रयोग किए जाने वाले टूल का प्रकार, कि हमारे टूल का प्रकार जो है कैसा होना चाहिए, उसके प्रकार पर जो हम लोग क्या करते हैं कि कटिंग स्पीड को जो हम निर्धारित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। शेपर में कटिंग स्पीड, जो शेपर मशीन होती है, शेपर में कटिंग स्पीड के लिए सूत्र कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के रैम की स्पीड के अनुपात पर निर्भर करता है। किसके, जो हमारा क्या होता है कि कटिंग स्पीड के लिए जो सूत्र होता है वह कटिंग स्ट्रोक और जो रिटर्न स्ट्रोक होता है, शेपर में दो स्ट्रोक होते हैं, एक होता है कटिंग स्ट्रोक और एक होता है हमारा जो है रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक की रैम की स्पीड, जो हमारी क्या होगी कि रैम की स्पीड के अनुपात पर जो है निर्भर करता है। मान लिया कि यह अनुपात m है, यह क्या है रिटर्न स्ट्रोक, और जो है कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का जो अनुपात है यह क्या है m है। तो हमारे जो कटिंग स्पीड भी बराबर हो जाएगा, कटिंग स्पीड भी बराबर हो जाएगा NL कोष्टक में 1 प्लस m अपान 1000, जहाँ पर m क्या है, m बराबर हो जाएगा हमारा, m बराबर रिटर्न स्ट्रोक के लिए रैम की फीड, जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक होगा कि हमारे रिटर्न स्ट्रोक जब हमारा, जिसे आइडल स्ट्रोक कहते हैं, जब हमारा रिटर्न स्ट्रोक बोले तो जब हमारा रैम पीछे की ओर जाता है तो जो रैम की स्पीड होगी, और जो बटे कटिंग स्ट्रोक के लिए रैम की स्पीड, जब हमारा कटिंग प्रक्रिया करता है तब उसकी स्ट्रोक की, रैम की स्ट्रोक की जो फीड होगी, रैम की फीड। एन क्या है हमारा, प्रति मिनट कटिंग स्ट्रोक की संख्या या प्रति मिनट साइकिलों की संख्या। एन क्या है, नंबर ऑफ कट है, कट प्रति मिनट कटिंग स्ट्रोक की संख्या। एल क्या है हमारी स्ट्रोक की लंबाई, एल क्या है हमारी जो है स्ट्रोक की लंबाई। एन बराबर होता है 1000 अपान बी कोष्टक में एन एल कोष्टक में 1 प्लस एम। जब हमें क्या करना होता है कि कटिंग को हमें क्या करना है, कटिंग स्ट्रोक की संख्या निकालनी होती है। तो हमारी जो कटिंग स्ट्रोक की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन कोष्ट इक्वल टू 1000 इंटू वी अपान कोष्टक एल कोष्टक में 1 प्लस एम। अगर हमें कटिंग स्पीड निकालना होता है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एन एल कोष्टक में 1 प्लस एम अपान 1000, जहाँ पर एम क्या हमारा रिटर्न स्ट्रोक होता है और जो है कटिंग स्ट्रोक होता है। यह रिटर्न स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक का जो है अनुपात है। और जो है एन क्या है हमारी प्रति मिनट कटिंग स्ट्रोक, नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक जो हमारा है, एल क्या है स्ट्रोक की लेंथ है, और जो है एन तो हमारा ये है। तो ये हो गया हमारा जो है कटिंग स्पीड का जो है फार्मूला, कि हमें किस प्रकार से जो है कटिंग स्पीड को जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये समझ में आया है या नहीं, आपको जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है आप सभी को क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि आपको जो है
कटिंग स्पीड ज्ञात करने के लिए, और जो है नंबर प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या, नंबर ऑफ स्ट्रोक कि हमें नंबर ऑफ स्ट्रोक की संख्या ज्ञात करना है तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। और जब हमें कटिंग स्पीड को निकालना होगा तो हमें इस सूत्र का जो है प्रयोग करना है। क्योंकि प्रत्येक कटिंग स्ट्रोक के बाद एक रिटर्न स्ट्रोक होता है। जब हमारा कटिंग प्रक्रिया होता है, कटिंग प्रक्रिया होगा तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि हमारी एक जो है रिटर्न स्ट्रोक भी होगा। और बुल व्हील एक चक्कर से बुल व्हील के एक चक्कर से एक कटिंग स्ट्रोक और एक रिटर्न स्ट्रोक उत्पन्न होता है। जो हमारा बुल व्हील होगा, बुल व्हील की एक चक्कर जब हमारा क्या करेगा कि एक पूरा चक्कर लगाएगा तो उसमें जो है एक कटिंग स्ट्रोक, एक बार कटिंग स्ट्रोक और जो है एक रिटर्न स्ट्रोक उत्पन्न होगी। इसलिए बुल व्हील के प्रति मिनट चक्करों की संख्या n होती है। क्या होती है? बुल व्हील के प्रति मिनट चक्करों की संख्या क्या होती है? n होती है। रिटर्न स्ट्रोक के साथ एक कटिंग स्ट्रोक को एक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न स्ट्रोक के साथ, किसके? जब हमारा रैम जो है रिटर्न पीछे की ओर जाता है, के साथ एक कटिंग स्ट्रोक को एक साइकिल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह क्या है हमारा जो है क्वेश्चन है के लिए। यदि शेपर के स्ट्रोक की लंबाई हमारी कितनी दी गई है? 200 मिलीमीटर। यदि प्रति मिनट डबल स्ट्रोक की संख्या n बराबर हमारा कितना दिया गया है? 30। और रिटर्न समय, ये कटिंग समय के बीच का अनुपात m बराबर हमारा कितना दिया गया है? 2:3। तो कटिंग स्पीड को निम्नलिखित तरह से ज्ञात किया जा सकता है। हमें क्या ज्ञात करना है? कटिंग स्पीड को हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो n दिया है, जो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, जो हमारी स्ट्रोक की लेंथ दी थी, क्या दी थी? स्ट्रोक की लेंथ L बराबर हमारा कितना दिया था कि 200 मिलीमीटर स्ट्रोक की लंबाई दी थी। स्ट्रोक की जो संख्या दी थी n बराबर हमारा कितना दिया था? 30 दिया था। क्या दिया था? स्ट्रोक की संख्या कितनी दी थी? 30 दिया था। m बराबर हमारा कितना दिया था? 2/3। तो जो हमारा कटिंग स्पीड का जो फार्मूला होता है, कटिंग स्पीड v बराबर NL कोष्टक में 1 + n m/1000। n क्या हमारे स्ट्रोक की संख्या, तो हमारी स्ट्रोक की संख्या कितनी दी गई है? नंबर ऑफ स्ट्रोक की संख्या कितनी दी गई है? 300। l क्या है? स्ट्रोक की लेंथ हमारी कितनी दी गई है? 200 कोष्टक में 1। और m क्या है? रिटर्न स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का अनुपात हमारा कितना दिया गया? 3:2 दिया गया है। कितना किया है? 3:2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो कोष्टक वाला 1 + 2/3 के जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो है हर एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जहाँ हर नहीं हो तो एलसीएम का ही गुणा कर दिया जाए। ये 3 एक नम 3 + 2/3 हो जाएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/3। तो ये जो 5/3 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो ये जो 5 होगा यहाँ पर इक्वल टू लिख सकते हैं हम इक्वल टू 30 × 20 200 यहाँ लिख सकते हैं 5/3/1000। जब ये 3 क्या किया जाएगा? नीचे आ जाएगा हमारा। तो ये क्या जो है 300 × 200 × 5/1000 × 3। जब इसको हम टोटल काट पीट से कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा हमारा? 10 मीटर प्रति मिनट है। जो कटिंग स्पीड होगी यह कितना हो जाएगी हमारी? 10 मीटर प्रति मिनट। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ बचा 2 और 2 5 का जब गुणा कर देंगे 2 और 5 का कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा 10 मीटर प्रति मिनट जो है क्या हो जाएगी? कटिंग स्पीड हो जाएगी। कटिंग स्पीड को हम लोग किस प्रकार से, इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कटिंग स्पीड को जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह क्वेश्चंस यहाँ से जो आपको किसी भी एग्ज़ाम देंगे या जो आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है श्योर है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या तो आपको जो है
क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा, सवाल ही, फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा कि हमारे जो शेपर मशीन की जो कटिंग स्पीड किस प्रकार से हमें जो है ज्ञात करना है, कि हमें शेपर मशीन की जो कटिंग स्पीड को निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो कटिंग स्पीड निकालने का जो फार्मूला होता है V=NL कोष्टक में 1+m/1000, जहाँ पर n क्या होता है स्ट्रोक की संख्या होती है, l क्या होती है स्ट्रोक की लंबाई को होती है, कोष्टक में 1+m, m क्या होता है हमारा जो है वह फॉरवर्ड स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का जो है अनुपात होता है। आगे की ओर बात करते हैं, आइए आगे की ओर देखते हैं। शेपरों के लिए अनुमोदित फीड स्पीड व फीड रिकमेंडेड स्पीड एंड फीड ऑफ शेपर, कि हमारी जो क्या कहते हैं यह मशीन स्टील है, मशीन स्टील, टूल स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, तो ये हमारे कटिंग टूल्स है। ये हमारे जो है कटिंग टूल्स हाई कार्बन स्टील के लिए हमारे जो मशीन स्टील की अगर जॉब है तो उसके लिए फीड इतना रखेंगे मीटर प्रति मिनट में, स्पीड और फीड हमारी इतना रखेंगे। इस प्रकार से ये जो हमारा चार्ट है। तो हमारी जो मशीन स्टील के लिए हमें फीड कितनी रखी, स्पीड कितनी रखेगी 24 मीटर प्रति मिनट, और फीड हमें कितनी रखी है 0.25। और जो अगर हमारा टूल स्टील है, मटेरियल हमारा कितना है टूल स्टील का है, तो हमारी जो स्पीड रखनी चाहिए 15 मीटर प्रति मिनट और फीड हमारी 0.38 रखी। अगर हमारा कास्ट आयरन का मेटल है तो उसके लिए स्पीड हमारी 18 रखनी चाहिए और जो फीड रखनी चाहिए 0.51। अगर हमारा मेटल जो है ब्रास का है तो उसके लिए फीड जो है 48 रखनी चाहिए और जो कटिंग स्पीड हम फीड जितनी रखेंगे डेप्थ ऑफ कट जिसे हम लोग क्या कहते हैं 0.25 रखना है। अगर हमारा टूल जो है कार्बाइड का है, किसका टूल हमारा कार्बाइड का है, तो अगर मटेरियल हमारे मशीन स्टील है, मटेरियल हमारी मशीन स्टील है तो इसके लिए स्पीड हमें 46 मीटर प्रति मिनट रखनी चाहिए। फीड की बात करते हैं तो 0.25 रखना है। अगर टूल स्टील का मटेरियल है तो उसके लिए स्पीड 46 रखनी है और फीड जो कितनी रखी है 0.3। और कास्ट आयरन के लिए हमें स्पीड कितनी रखनी चाहिए 30 और फीड कितनी रखनी चाहिए 0.3। ब्रास के लिए 92 और स्पीड और जो है हमारी 0.38 जो है फीड रखनी चाहिए। यह होती है हमारी कि शेपरों के लिए हमें कि कौन से मटेरियल के लिए अगर हमारा कार्बाइड का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किस मेटल के लिए कितनी स्पीड और फीड रखनी चाहिए। अगर हमारा हाई स्पीड स्टील का टूल है, कम से कम हाई स्पीड स्टील का अगर हमारा टूल है तो हमें जो है कितने स्पीड और कितनी फीड रखनी चाहिए। यह जो चार्ट है इस चार्ट से भी आपको लिए जो है क्वेश्चंस आपको जो है बन सकते हैं। आगे की ओर अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, तो हमारी जो है फीड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो है फीड क्या होती है। फीड की बात करते हैं। फीड टूल या कार्य का काम संबंधित मोमेंट है। जो टूल होता है, टूल और जो कार्य होता है, टूल जो हमारी रैम के साथ लगी होती है और जो हमारा कार्य होता है वर्क पीस जो होता है उससे संबंधित जो है मूवमेंट होती है, जो रैम के प्रति डबल स्ट्रोक की रेसिप्रोकेशन के अक्ष के लंबरूप दिशा में होती है। क्या इसके लंबरूप दिशा में होती है और इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। फीट को किस में व्यक्त किया जाता है मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। फीट को हमेशा रिटर्न स्ट्रोक के अंत में दिया जाता है। जब हमारा रैम जो है जॉब से पीछे की ओर जाएगा, कितना 15 से 20 मिलीमीटर की ओर हम रखेंगे स्ट्रोक के बीच में जो, तो हमारा क्या करना है कि जब रिटर्न स्ट्रोक में हमारा रैम जाएगा तब हमें क्या करना है कि फीड देना है। जब टूल धातु को काट नहीं रहा है, जब हमारा क्या कर रहा है टूल जो है जॉब को नहीं काट रहा है तो फीड का चयन धातु के प्रकार, किसके धातु के प्रकार, जॉब के प्रकार आदि पर निर्भर करता है। यह होता है हमारी जो है फीड। फीड आप सभी को जो है समझ में आया या नहीं। डेप्थ ऑफ कट की बात करते हैं कि हमारे जो है डेप्थ ऑफ कट क्या होता है। डेप्थ ऑफ कट जब 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 क्या करता है डेप्थ ऑफ कट, जब हमारा जॉब क्या होता है कि जब हमारा कटिंग स्ट्रोक में जितना डेप्थ दे सकते हैं उसके अनुसार डेप्थ ऑफ कट धातु की वह थिकनेस है, धातु की वह थिकनेस है जिसे एक कट में दूर किया जाता है। एक कट में क्या किया जाता है, एक कट में जितना धातु काटेंगे वही हमारी क्या होती है डेप्थ ऑफ कट होती है। यह लंबवत दूरी है, क्या है कि यह लंबवत दूरी है जिसे
वर्क पीस की मशीन की हुई सरफेस और बिना मशीन की हुई सरफेस के बीच में मापा जाता है। किसी मशीन की सरफेस और बिना मशीन की हुई सरफेस के बीच में जो है मापा जाता है। यह होती है हमारी जो है डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कटिंग समय के बारे में, हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।